चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा और विश्वास है कि आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ चर्चा किए थे रासायनिक बल गति के बारे में। पुनः अब हम लोग इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। रासायनिक बल गति के इस चैप्टर में आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बैक चलते थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़े थे। रासायनिक बल गति में हम लोग देखे थे कि रासायनिक बल गति कहते किसे, तो रासायनिक बल गति कहा किसे जाता है? रसायन विज्ञान का या भौतिक रसायन का वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का अध्ययन किया जाए उसे रासायनिक बल गति कहते हैं। अब इसमें बताया गया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। कोई भी पदार्थ है उसको दो भाग में अगर परिवर्तन होता है तो दो भाग में होता है। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में जो होता है परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या होता है? पुनः अपने अवस्था में आने का प्रयास करता है और आ भी जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः आने की प्रवस्था जो होता है उस प्रवस्था में पुनः नहीं आ पाता है। रासायनिक अभिक्रिया अगर देखा जाए तो इस रेट गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 3 भाग में बांटा गया था। 3 भाग में हम लोग 2 भाग पढ़ चुके थे। पहला पढ़े थे तात्क्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया, दूसरा पढ़े थे मंद अभिक्रिया और तीसरा था मृत अभिक्रिया। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे कि वैसी अभिक्रिया जिसका गति या जिसका रेट या जिसका दर किसी प्रयोगशाला में निश्चित नहीं किया सके, मापा नहीं जा सके, तब उसे कहते हैं हम लोग क्या? तात्क्षणिक अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा था मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया जो है इतना स्लो होता है, इतना धीरा होता है कि किसी रासायनिक इसे प्रयोगशाला में जज कर पाना, मापना एक मुश्किल काम होता है। अर्थात इसे ही हम लोग कहते हैं मंद अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया में बताए थे जैसे कि आपको जंग का लगना जो है क्या है? मंद अभिक्रिया है। सीमेंट खराब हो जाना यह क्या है? मंद अभिक्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे मृत अभिक्रिया। मृत अभिक्रिया थोड़ा सा देख लेते हैं। मृत अभिक्रिया मृत अभिक्रिया देख भाई, लॉकडाउन जो चल रहा है, इस लॉकडाउन के कारण जो हम लोग जिन क्लासेस की ओर से जो टीम जो बनी हुई है और आप लोगों को कुछ ना कुछ दे रही है, एक अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रही है, तो उस प्रयास को आप लोग भी सफल बनाएं। आशा है ऐसे जैसे कि पिछले दिन आप लोग मोदी जी का भाषण सुने थे कि उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी बने। और एक और उसमें बात बोले थे उन्होंने कि लॉकडाउन 4 ध्यान पूर्वक सुने, लॉकडाउन 4। तो लॉकडाउन फर्स्ट चला, सेकेंड चला, थर्ड चला। अभी थर्ड समाप्त नहीं हुआ तब तक घोषणा कर दिया गया है लॉकडाउन 4 की। इससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे हम लोग को पता चलता है कि जो यह लॉकडाउन है, यह लॉकडाउन इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। यह जो लॉकडाउन है वो क्या होगा? दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ेगा ही, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर होते जा रहा है। और इस लॉकडाउन में अगर प्रयास किया जाए तो छात्र के लिए बहुत अच्छा समय है। पिछले क्लास में बताया था कि छात्र जीवन के लिए सबसे यह महत्वपूर्ण समय है पढ़ना है और सफल होना है। तो मानते हैं कि अगर हमको पढ़ने के लिए अगर कोई व्यवस्था है, पढ़ने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग पढ़ के उसको उस प्रेरणा से सीख ले और पढ़े और पढ़कर सफल। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं लॉकडाउन 4 चलेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि जो 17 तारीख है
इस 17 तारीख के बाद भी लॉकडाउन हो सकता है। उसमें कुछ रियायत मिलेगा, लेकिन उस रियायत से हमको कुछ नहीं करना है। अपना जीवन को अपने ही सुरक्षित रखना है। और जो ये लॉकडाउन बढ़ेगा, उस लॉकडाउन बढ़ने में भी आप लोग जो भी छात्र हैं अपने घर पे ही रहेंगे और घर पे रहकर अपने पढ़ाई करेंगे। क्योंकि यह दिमाग से निकाल लीजिए कि इस वर्ष कोई इंस्टीट्यूशन चलने वाला है। इस वर्ष कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा। अदर भाग में अदर जो भी है उधर रियायत मिलेगी, लेकिन इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में कोई रियायत नहीं है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन का जो भी है फायदा उठाएं। जो भी छात्र हैं इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं और जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट को बार बार रिपीट करें, रिवीजन करें और आसानी से सफल हो। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे बात। और दूसरी बात की जो भी जोड़ रहे हैं, पिछले वीडियो में बहुत अच्छा आप लोग प्रयास किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कमेंट हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो भी जुड़ रहे हैं और जुड़ते ही वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि लाइक करने से हम लोगों को थोड़ा सा एक अंदर से बताए थे आपको पहले ही क्लास में कि मोटिवेट मिलता है, जिसके कारण हम लोग भी वीडियो बना सकते हैं और वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं मृद अभिक्रिया। मृद अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनके अभिक्रिया की गति का मापन सहज हो, मतलब आसान हो, मतलब वैसी अभिक्रिया हो रहा है जिसे हम लोग प्रयोगशाला में कर सकते हैं, और किस रेट से हो रहा है उस रेट को हम लोग जान सकते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मृद अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मृद अभिक्रिया कहते हैं। गौर से सुनिएगा पुनः। मृद अभिक्रिया क्वेश्चन पूछेगा, मृद अभिक्रिया किसे कहते हैं? मृद अभिक्रिया किसे कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन पूछा, मृद अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो मृद अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया दर का मापन सहज हो, जिसे प्रयोगशाला में किया जा सके और उसके दर को हम लोग माप सके, तो उसे ही हम लोग कहते हैं मृद अभिक्रिया। अगर यहाँ पे सक्रिय ऊर्जा की बात आ जाए, क्वेश्चन घुमा देगा कि मृद अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कैसा होता है? मृद अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कैसा होता है? तो हम आप ध्यान देंगे, पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको मिला होगा कि इसके पहले दो पढ़ाए थे, तात्क्षणिक अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा क्या था? कम था, और मंद अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा क्या था? अधिक था। यह सक्रिय ऊर्जा क्या बताया? सक्रिय ऊर्जा क्या है? तो सक्रिय जो ऊर्जा है यह किसी अभिक्रिया को होने के लिए, प्रारंभ होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होता है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? पिछला वीडियो बिना देखे इस वीडियो को नहीं देखे। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि आप पिछला वीडियो सही से नहीं देखे हैं। पुनः जाके प्लीज आप पिछला वीडियो देख लें और देखने के बाद इस वीडियो को देखें। एकदम पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मृद अभिक्रिया कहते हैं किसे हैं? तो आगे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया दर को प्रयोगशाला में मापा जा सके, उसे क्या कहेंगे जी? उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग? मृद अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे? मृद अभिक्रिया कहते। समझ में आया? चलिए यहाँ पे अब मृद अभिक्रिया कह दिए, तो इसके बाद सक्रिय ऊर्जा की बात किया जाए तो क्या होगा जी? तो मृद अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, मृद अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब
बीच का होता है, ना अधिक होगा ना कम होगा, क्या होगा, मिडिल स्टेज में होता है, ना ही अधिक होता है और ना ही कम होता है। क्या होता है, मिड रेट में होता है या मॉडरेट में होता है, मतलब मिडिल बीच वाले भाग का होता है। क्वेश्चन घुमाएगा कि सक्रिय ऊर्जा किस अभिक्रिया का अधिक होता है, तो सक्रिय ऊर्जा मंद अभिक्रिया का के लिए अधिक होता है। क्वेश्चन फिर घुमाएगा कि सक्रिय ऊर्जा किसके लिए कम होता है, तो सक्रिय ऊर्जा किसके लिए कम होता है, सक्रिय ऊर्जा तात्क्षणिक अभिक्रिया के लिए कम होता है। मॉडरेट सक्रिय ऊर्जा किसके लिए होता है, तो मृदा अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा कम होता है, मॉडरेट होता है। जैसे एग्जाम्पल में CuSO4 प्लस में Zn, कॉपर सल्फर प्लस जिंक ZnSO4 और प्लस में ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हाइड्रोजन H2 प्लस आयोडाइड क्या बना है जी, HI, इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2HI, ठीक है। चलिए इसको लिखते चलेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। जुड़ते ही लाइक करते चले, लाइक जरूर करें। और इस लॉकडाउन में सभी छात्र जो हैं वो क्या है जी, बैठे हुए हैं, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। तो आपके नजदीकी जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी विद्यार्थी होंगे, जो भी आपके सहपाठी मित्र होंगे, उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया का दर। रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया का दर। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया के दर। चलिए हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे वेग और दर के बारे में, और वेग और दर के बारे में अध्ययन किया तो उसे क्या करते हैं हम लोग, रासायनिक बलवत्की करते हैं। लेकिन वेग और दर क्या है, तो कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया हो तो वह अभिक्रिया को दो भाग में बांटते हैं, अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। मतलब इस एरो के पहले जो भी होगा वह अभिकारक होगा, एरो के बाद में जो भी होगा वह उत्पाद होगा। तो दर क्या बताता है, अभिक्रिया क्या बताता है, कोई भी अभिक्रिया अगर प्रारंभ होगा तो इस अभिकारक का मान क्या धीरे धीरे घटेगा, अभिकारक का मान क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, जबकि उत्पाद का मान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, फिर से अभिकारक का मान धीरे धीरे घटता है, जबकि उत्पाद का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखा जाए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक की सांद्रण क्या हो, घटे और उत्पाद की सांद्रण बढ़े तो इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो लिखते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी निश्चित समय अंतराल खास समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग में बढ़ते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिकारक में कमी होगा और उत्पाद में वृद्धि होगा। तो किसी खास समय में देखेंगे कि कितना अभिकारक की कमी हुई है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हुई है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अगर इसके लिए फॉर्मूला देखा जाए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इसके लिए फॉर्मूला आता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटा में समय अंतराल, बटा में समय। ठीक है, तैयार हो गया आपका यहाँ फॉर्मूला, रासायनिक अभिक्रिया वेग या दर का फॉर्मूला। वेग लिख सकते हैं या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दर लिख सकते हैं। वेग या इसी क्या लिख सकते हैं, दर लिख सकते हैं। अगर इसका यूनिट देखा जाए, इकाई देखा जाए, यूनिट या इकाई देखा जाए, तो यूनिट या इकाई का है रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग का इकाई। जो सांद्रण होता है, सांद्रण में कमी या अधिक होता है, मोल लीटर इसे कहते हैं, मोल लीटर, मोल लीटर। अब समय अंतराल को किसमें, टाइम सेकंड में नापा जाता है, किसमें नापते हैं, सेकंड में मापते हैं। मतलब क्या होगा इसका, मोल लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर प्रति सेकंड। चलिए जाते हैं सर, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ध्यान पूर्वक से देखें, थोड़ा सा इसे ध्यान पूर्वक से पढ़ें, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत कम समय तक पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग को लगे कि ऐसा, इसलिए थोड़ा सा कम ही पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं इसके बाद से थोड़ा सा, माना कि एक अभिक्रिया ए से बी की ओर हो रही है, जिसमें ए क्या है, अभिकारक तथा बी उत्पाद है, जिसके प्रारंभिक समय में ए की सांद्रता अधिक तथा बी की सांद्रता कम है। ए की सांद्रता अधिक तथा बी की सांद्रता कम है। ए की सांद्रता अधिक, बी की सांद्रता कम है। फिर से एक अभिक्रिया हो रहा है ए से बी की ओर, जिसमें ए क्या अभिकारक है और बी क्या है उत्पाद है। अगर देखा जाए तो प्रारंभिक समय में ए की सांद्रता अधिक है, बी की सांद्रता कम है, या कह सकते हैं नहीं के बराबर है या नहीं है, कम है या नहीं है। लेकिन समय बढ़ता गया, जैसे जैसे समय बढ़ता गया अभिक्रिया चालू हो गया। अब जैसे जैसे अभिक्रिया हो रहा है क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए की सांद्रता में कमी आएगी और बी की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी। ए की सांद्रता में कमी आएगी और बी की सांद्रता में वृद्धि होगी। लिखते हैं, लेकिन समय के
वृद्धि के साथ ए की सांद्रता में कमी तथा बी की सांद्रता में वृद्धि होगा। ए की सांद्रता में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, बी की सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ए की सांद्रता में कमी, बी की सांद्रता में वृद्धि। ए की सांद्रता में क्या हुआ, कमी, और बी की सांद्रता में वृद्धि। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा यह अभिक्रिया होना चालू होगा। जब अभिक्रिया होगा, पहले ही बता चुके हम लोग कि ए क्या अभिकारक है, इसका मान घटेगा, इसकी सांद्रता घटेगा, जबकि बी क्या उत्पाद है और इसकी सांद्रता क्या होता है, बढ़ता है, इससे सांद्रता बढ़ता है। और इसमें दो पॉइंट आता है, एक तो अभिकारक के लिए और दूसरा अभिकारक के लिए। एक तो अभिकारक के लिए और दूसरा क्या है जी, उत्पाद के लिए। एक अभिकारक के लिए और दूसरा क्या है, उत्पाद के लिए। चलिए अभिकारक लेते हैं। माना कि ए अभिकारक की सांद्रता टी समय में A T1 तथा A T1 तथा A T1 तथा A T1 से लिखें A T2 में घट कर होता है। क्या हुई, टी समय में A T1 जो था वो किसमें बदल गया, A T2 में बदल गया। A T1 से A T2 में बदल गया। तो अभिकारक की सांद्रता क्या, अभिकारक की सांद्रता क्या करेंगे, A T2 माइनस A T1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टी लिख सकते हैं, सॉरी डेल ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, डेल ए लिख सकते हैं। इस तरह समय अंतराल देखा जाए, तो समय अंतराल क्या होगा जी, T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल। फिर से देखते हैं रासायनिक बलगतिकी में हम देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग। मानते हैं कोई ए बी क्या है, अभिकारक है। गौर से ध्यान पूर्वक समझिए, लेक्चर सुनिएगा समझ में आएगा। कोई अभिकारक जो है, अभिक्रिया जो है ए से बी की ओर हो रहा है। जब ए से बी की ओर होगा तो प्रारंभिक स्थिति में ए की सांद्रता अधिक होगा लेकिन बी की सांद्रता कम होगा। प्रारंभिक स्थिति में ए की सांद्रता अधिक लेकिन बी की सांद्रता कम होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा ए की सांद्रता में कमी आएगी और बी की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ए की सांद्रता में कमी और बी की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी। तो इसी के आधार पर दो पॉइंट आता है, एक तो अभिकारक में किस तरह से बदलाव हो रहा है और दूसरा उत्पाद में किस तरह से बदलाव हो रहा है। तो अभिकारक के लिए हम लोग मानते हैं कि मानते एक कोई अभिकारक है जो T1 समय में या T समय में A T1 से किधर A T2 का निर्माण होता है, A T2 में घटकर होता बनता है। अगर देखा जाए अभिकारक की सांद्रता देखा जाए तो A T2 माइनस A T1 माइनस A T1 अगर देखा जाए तो इससे अधिक यह है तो इसका मान किस में रहेगा, माइनस में रहता है। ठीक है। उसी तरह समय अंतराल देखा जाए, समय अंतराल निकालने के लिए लास्ट में से फर्स्ट को घटाते हैं और T2 माइनस T1 और क्या हो गया, डेल टी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद से अभिकारक के लिए था, तो अभिकारक के रासायनिक अभिक्रिया का लिखेंगे। अतः रासायनिक अभिक्रिया दर क्या है जी, डेल ए
बटा डेल टी, और यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। यह ऋणात्मक क्या दर्शाता है, यह ऋणात्मक अभिकारक में कमी को दर्शाता है। अभिकारक में किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। अभिकारक में किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। चलिए, विश्वास है समझ में आ गया होगा आप लोग को। नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं कि मान लेते हैं जैसे कि अभिकारक में, अभिकारक के लिए अगर आपसे पूछ दे, जैसे कि हम जस्ट इसके पहले देखें कि अभिक्रिया जो है वह दो पार्ट है, एक उत्पाद होता है और दूसरा क्या होता है, अभिकारक होता है। तो अभिकारक में भी परिवर्तन होगा और उत्पाद में भी परिवर्तन होगा। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक में भी किसी प्रकार का बदलाव होगा और उत्पाद में भी किसी प्रकार के बदलाव होगा। तो बदलाव होता कैसा है जी, तो बदलाव जो है, अभिकारक जब प्रारंभ स्थिति में रहता है तो अभिकारक का सांद्रण ऊंचा रहता है, जबकि उत्पाद की सांद्रण निम्न रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह क्या होता है, अपोजिट दिशा में चलता है। अभिकारक की सांद्रण घटते जाता है और उत्पाद की सांद्रण बढ़ते जाता है। तो मान लेते हैं कि एक अभिकारक ए है जिसका सांद्रण टी समय में क्या हो गया, A1 से A2 होता है, A1 से A2 होता है। तब उस अभिकारक का सांद्रता में बदलाव क्या आया जी, तो A2 माइनस A1 बटा में A2 माइनस A1। अब इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, डेल ए कह दिए। क्या कहें, डेल ए कह दिए। हम बताए थे कि A1 जो है इसकी सांद्रता क्या होता है, अधिक होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा A2 की सांद्रता में कमी आएगा। अब जैसे कमी आया तो यहाँ पे यह कम है और क्या है, अधिक है। तो इसका मान किसमें, डेल ए का मान किसमें आएगा, माइनस में आएगा, मतलब ऋणात्मक आएगा। ठीक है। उसी तरह समय अंतराल देखा जाए तो समय अंतराल अधिक समय में से कम समय, जैसे जैसे अभिक्रिया हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ समय था और इसका सांद्रण घटने लगा, समय बढ़ते गया। तो समय बढ़ते में से समय घटते को घटाएंगे, इसे कहते हैं समय अंतराल, जिसे डेल टी से निरूपित किया जाता है। और रासायनिक इस अभिकारक के लिए रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या हुआ, तो अभी जस्ट इसके पहले हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या होता है, तो अभिकारक के सांद्रण में कमी बटा समय अंतराल। या हम लोग उत्पाद के लिए पूछा जाए तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटा में समय अंतराल। उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटा समय अंतराल। उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटा समय अंतराल। जबकि अभिकारक के लिए अभिकारक के सांद्रण में क्या, कमी। अभिकारक के सांद्रण में कमी और बटा में समय अंतराल। तो अभिकारक के सांद्रण जो है क्या आया हमको, माइनस डेल ए और बटा में समय अंतराल का मिला, डेल टी। यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, यह ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, यह ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि अभिकारक जो है, अभिकारक का सांद्रण क्या हो रहा है, घट रहा है। अभिकारक में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अभिकारक में क्या हो रहा है, तो कमी हो रहा है। चलिए इसी तरह से देखते हैं क्या, उत्पाद के लिए। इस तरह से क्या देखते हैं यहाँ पर हम लोग, उत्पाद के लिए क्या देख रहे हैं हम लोग, उत्पाद के लिए। तो उत्पाद के लिए तो मानते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं बी का सांद्रण क्या होगा, बी का सांद्रण क्या होगा, तो बी का सांद्रण क्या होगा, T2 माइनस T2 माइनस B1। अब यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, जब अभिक्रिया नहीं हुआ था उसमें क्या था, BT1 था। अभिक्रिया प्रारंभ हो गया, क्या मिला, BT2 मिला। तो BT1 का मान हम क्या हो जाता है, या तो कम हो सकता है या शून्य के बराबर हो सकता है, नहीं के बराबर हो सकता है। लेकिन BT2 क्या होगा, वह क्या होगा, बढ़ते जाएगा, मतलब अधिक होगा। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, यह शून्य होगा और यह अधिक होगा, अर्थात इसे हम लोग लिख देंगे B डेल। उस तरह समय अंतराल की बात किया जाए, समय अंतराल की बात किया जाए तो समय अंतराल होगा T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल टी। अब अभिक्रिया का दर देख लेते हैं। अतः अभिक्रिया का दर क्या होगा जी, डेल बी बटा में डेल टी। यहाँ पे कैसे चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। तो प्लस का चिन्ह क्या बताता है, धनात्मक चिन्ह में वृद्धि को दर्शाता है।
क्या दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है जी? तो वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? तो वृद्धि को दर्शाता है। चलिए फिर से देखते हैं उत्पाद के लिए। उत्पाद के लिए बी का सांद्रण क्या था? बी के सांद्रण के लिए बताए हम कि बी का सांद्रण प्रथम फर्स्ट स्टेज में न्यूनतम होता है, शून्य होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है बी के सांद्रण में वृद्धि होता है। बी के सांद्रण में वृद्धि होता है, तो बी टी1 माइनस बी टी1, बी टी2 में सॉरी बी टी2 माइनस बी टी1, यह T2 समय में इसका सांद्रण था, T1 समय में यह था, अर्थात इस समय 0 होगा, इस समय अधिक होगा। इसे हम क्या कहते हैं? डेल बी कहते हैं। दूसरा उसे समांतराल हम देख चुके थे, डेल टी है। अगर इस अभिक्रिया इस उत्पाद के लिए अभिकारक देखा जाए तो डेल बी बटा डेल टी, और यह किसमें आएगा? प्लस में, लेकिन यहाँ भी किसमें आया था? माइनस में। तो यह माइनस क्या बता रहा था कि अभिकारक का सांद्रण क्या रहा है? घट रहा है। अभिकारक सांद्रण घट रहा है, जबकि यह धनात्मक क्या कहता है? कि उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रहा है। चलिए इसी के साथ आज जो क्लास जो है यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं, और फिर से हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन में घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि सब स्थिति आप लोग समझ रहे हैं। दूसरी बात कि जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी देख रहे हैं, देखते ही जैसे इस चैनल से जुड़े, जील क्लासेस के चैनल से जुड़ते ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को प्राप्त करके और एक सफलता की ओर आगे बढ़े। तो इसी के साथ आज का क्लास जो हम लोग क्लोज करते हैं। चलिए, ओके, थैंक्स।